गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नए लेक्चर में आपका स्वागत है। और अभी जो आप टॉपिक लेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। और यहाँ से जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है वो हम करेंगे। सबसे पहले डिफरेंस करेंगे। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन metallic conductor and electrolytic conductor। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस करेंगे वन बाय वन। और जैसे मैंने आपको बोला, बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये है कि मेटालिक conduction is carried by metallic conduction is carried by the movements of electrons। ध्यान देना बच्चों, बड़ी सिंपल सी चीज है। आप जानते हैं मेटल के पास क्या होता है? मेटल के पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर वो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो दे कैन मूव इजीली, वो उनको मूवमेंट कर सकता है वहां पे। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की, तो यहाँ पे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इज कैरिड बाय द, क्या बोल रहे हैं हम, अभी पढ़ के भी आए हैं हम पीछे, मूवमेंट ऑफ आयंस। वेरी इजी, हमने वहां देखा था। मान लीजिए आपके पास NaCl है, जैसे ही हम वहां पे करंट अप्लाई करेंगे तो इट इज कन्वर्टेड इनटू आयंस, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है। एक्वा सोल्यूशन है तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा वो। ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ आयंस होगी और यहाँ पे क्या होगी? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। इलेक्ट्रॉन्स कितने छोटे होते हैं, आयंस बड़े होते हैं। सो ये पहला डिफरेंस था इसके बीच में। सेकंड डिफरेंस है हमारे यहाँ पे, इट इन्वॉल्व्स नो चेंज in the chemical properties of the conductor। इसको भी समझिए आप, बहुत इजी है। अब देखो, जो मेटल है, मान लीजिए कॉपर है, और कॉपर में से अगर करंट गया तो क्या कॉपर में कोई चेंज आएगा? वो चेंज हो जाएगा? नो। तो इट इन्वॉल्व्स नो चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसमें चेंज आता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इट इन्वॉल्व्स द डीकम्पोजिशन of the electrolyte जैसे हम बात कर रहे थे, as a result of the chemical reaction। देखो, अभी हम बात कर रहे थे कि जब हम करंट फ्लो करते हैं या करंट पास करते हैं तो ये आइंस में कन्वर्ट होता है, मतलब टूट जाता है। तो इसलिए हमने बोला इट इन्वॉल्व्स द डीकम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एज ए रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो टूट जाएगा, ये डीकम्पोजिशन उसमें होता है। ठीक है जी। अब हम थर्ड पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, इट डज नॉट इन्वॉल्व the transfer of any matter
कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता है। बोल के हटे अभी हम यहाँ पे, चेंज होगा ही नहीं, और अगर चेंज नहीं होगा तो ट्रांसफर ऑफ मैटर भी नहीं होगा। और यहाँ पे हम अभी बोल के हटे हैं कि जब ये टूटता है तो आइंस में टूटता है, तो यहाँ पे ट्रांसफर होगा मैटर का और एज आइंस। तो क्या लिखेंगे, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ मैटर होगा। कैसे होगा, एज आइंस। तो पॉइंट वहीं पे आ रहे हैं घूम घूम के, तो बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। एंड द फोर्थ एंड लास्ट वन इज, फोर्थ पॉइंट है हमारा मेटेलिक कंडक्शन। मेटेलिक कंडक्शन जो होती है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे ही हम यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो मेटालिक कंडक्शन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। नोट ऑन दिस पॉइंट। और यहाँ पे जो हमारा फोर्थ पॉइंट है उल्टा चलेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन increases with increase in temperature, with increase in temperature। तो ये पॉइंट जो था ये यहाँ पे मेन पॉइंट है। कई बार इसमें छोटा सा एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो क्या बोला हमने यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो है वो इंक्रीज कर जाता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो बच्चों ये इसलिए होता है ड्यू टू डिक्रीज इन इंटरेक्शन बिटवीन आइंस। क्यों होता है ये, मैं यहाँ पे आपको हिंट दे रहा हूँ, इसका वो आपने याद रखना है। दिस इज, ये इसका वैसे आपने याद रखना है, दिस इज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन आइंस, इंटरेक्शन बिटवीन आइंस। ठीक है, आइंस की इंटरेक्शन होती है यहाँ पे, इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये दिस पॉइंट शुड बी नोटेड। बच्चों यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो यहाँ पे बीच बीच में यूज होती हैं, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे बेसिक टर्म्स। तो उसमें सबसे पहले हम लेना चाहते हैं, जैसे डेफिनेशन है छोटी सी, रेजिस्टेंस। आप पहले से ही जानते हैं, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या मेजर करता है, इट मेजर द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। तो इसको सिंपल भाषा में लिख सकते हैं कि ये क्या होता है, इट मेजर्स द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाई, सीधी सी बात है, किससे डिनोट करेंगे इसको, हम आर से डिनोट कर देते हैं। और बेसिकली हम इसको ये भी बोल देते हैं कि अगर हमने किसी भी द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर अगर हमने बोलना हो तो दैट इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसके होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू, ये यूनिट्स होता है रो और एल अपॉन ए, वेयर ये जो है इसे हम बोलते हैं
ग्रीक वर्ड में रो, आपने इसको रो पढ़ना है। रो ये क्या होता है? इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, थोड़ा फास्ट लिख दिया, प्रोपोर्शनैलिटी, एंड इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर हम इसको बोल देते हैं रेसिस्टिविटी। अभी अगली जो डेफिनेशन है हम इसी की करने वाले हैं, रेसिस्टिविटी। तो क्या बोलते हैं इसको हम? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसको क्या बोल देते हैं? रेसिस्टिविटी। और यूनिट्स तो आपको पता ही है इसके क्या होते हैं, रेजिस्टेंस के क्या यूनिट्स होंगे? ओम, ओम, और इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा था कि क्या करता है रेजिस्टेंस, इट मेजर द ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट। और अगर हम वैसे लेना चाहें तो रेजिस्टेंस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है, एंड दिस इज रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं जो अभी हमने ऊपर लिखी एक और टर्म, और इम्पोर्टेंट है ये, रेसिस्टिविटी, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो अभी हम ऊपर करके आ रहे हैं, तो हमने क्या बोला? वी नो दैट जितना काम हमने ऊपर किया है, हमने अभी क्या बोला था कि रेजिस्टेंस इट इज इक्वल टू रो लेंथ और ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब अगर हम ऐसे मान के चलते हैं, अगर हमें रेसिस्टिविटी की डेफिनेशन यहाँ से देखनी है, तो हम कंसिडर करते हैं कि नाउ इफ जो लेंथ है वो है 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारी आर किसके बराबर हो जाएगी? रो के। अब ये चीज को हम इसको एज ए डेफिनेशन बना के लिखेंगे। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि आपने रेसिस्टिविटी की डेफिनेशन बताओ क्या होगी, तो यहाँ पे फिर हम बोल सकते हैं कि 10, आपको ये याद रखना है, फिर आपको डेफिनेशन के बारे में सोचना है, आपको ऑटोमेटिकली वो लर्न हो जाएगी। तो क्या बोल सकते हैं? 10 रेसिस्टिविटी may be defined as R क्या है? The resistance of a conductor of 1 सेंटीमीटर लेंथ। क्या बोली थी हमने? लेंथ कितनी थी? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इजी है डेफिनेशन। जस्ट आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस से चल के देखना है कि रेजिस्टेंस हम जानते हैं इसके बराबर होता है, और इसको हम कंसिडर कर लेंगे कि इफ लेंथ 1 सेंटीमीटर है और एरिया क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये किसके बराबर होगा? रो के बराबर। तो क्या बोला? द रेसिस्टिविटी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस, आर रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑफ ए कंडक्टर ऑफ, उसकी लेंथ क्या होगी? 1 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसे हम क्या बोल देंगे? रेसिस्टिविटी। ठीक है जी। अब यहाँ पे बात आती है इसके यूनिट्स की, तो मैं यहीं ऊपर लिख देता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। यूनिट्स देखिए,
यूनिट्स इसके होते हैं, वैसे तो एसआई यूनिट्स जो होते हैं वो होते हैं ओम मीटर, बट यहाँ पे जो हम लेते हैं वो हम ले लेते हैं ओम सेंटीमीटर। तो बच्चों इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आपको समझा देता हूँ। चलिए मैं एक छोटा सा पेज लेके ऊपर यहाँ पे आपको इसको डिजाइन कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए हम एक क्यूब बनाते हैं, यहाँ पे ये है, ये हमने बनाया क्यूब। अब मान लो ये इसका इलेक्ट्रोड हो गया, ये इसका इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है, और इसका एरिया है कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और ये इसकी होगी लेंथ, दैट इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड। अब इसमें जितना यहाँ पे देखो, इसमें जितना यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट का जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज इट्स रेसिस्टिविटी। मतलब एक बार समझ लो, मतलब जो 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने आयंस हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने आयंस हैं, उन आयंस का जो रेजिस्टेंस है उसे क्या बोल देते हैं हम, रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा L/A का मीनिंग यहाँ पे। अब हम एक और डेफिनेशन यहाँ पे ले लेते हैं, और वो होती है हमारी नंबर 3, कंडक्टेंस। इसको C से डिनोट करते हैं, कई बार इसको G से भी डिनोट कर देते हैं। तो कंडक्टेंस होती क्या है, इट इज ए measure of the ease with which the current flows through the कंडक्टेंस। समझ रहे हैं आप। अब देखो सी से हम इसको डिनोट करते हैं, और हम इसको ये भी बोल सकते हैं इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। बहुत इजी हो गया, 1/R। देखो रेजिस्टेंस में हम क्या बोलते थे, इट मेजर द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रोकता था, वो क्या करता था, वो रोकता था। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं इट मेजर द ईज विद विच द करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टेंस। मतलब किस स्पीड के साथ हमारा रिएक्शन जो है वो फ्लो कर रहा है, मतलब यहाँ पे करंट हमारा फ्लो कर रहा है, तो ये उसको मेजर करता है। तो इट मीन्स बोथ आर opposite to each other, तो इसलिए हमने बोल दिया इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो C इज इक्वल टू 1/R हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो यूनिट्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यूनिट्स क्या होंगे इसके, यहाँ पे पर ओम, ठीक है जी, पर ओम। और हम इसको वैसे ये भी बोल देते हैं, कई बार आप इसको वैसे भी देखोगे महो, कैसे पढ़ते हैं इसको हम, महो, ठीक है। तो ये हमारी 3rd डेफिनेशन थी। अब हम आते हैं अपनी 4th डेफिनेशन की तरफ, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4th इज, इसको हम बोल देते हैं कंडक्टिविटी। इससे पहले हम रेसिस्टिविटी पढ़ के आए थे, रेजिस्टेंस के साथ रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस के साथ कंडक्टिविटी, और इसकी एक और न्यू टर्म आती है, और इसे हम बोल देते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जैसे वहां था
स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी। और इसको जो डिनोट करते हैं वो बड़ा अच्छा हमारा एक वर्ड है कापा। कापा ऐसे लग रहा है जैसे कोई हिंदी मूवी का विलेन हो, कापा। तो होता क्या है ये, द इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी, मतलब रेसिस्टिविटी का इनवर्स हो गया, इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। या फिर अभी हम बोल रहे थे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखो बड़ा क्लियर सी बात नहीं है। अभी हम बात कर रहे थे रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस जो था वो कंडक्टेंस की क्या था, रेसिप्रोकल। अब रेजिस्टेंस से क्या आया, रेसिस्टिविटी, और कंडक्टेंस से क्या आया, कंडक्टिविटी। तो बात तो सीधी हो गई। जैसे हम यहाँ बोल रहे थे इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, इट इज अ इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी, मतलब रेसिस्टिविटी का उल्टा हो गया ये। तो हम अभी लिख रहे थे कापा, ये कापा, कापा इज इक्वल टू, तो क्या हो गया 1/रो। ये क्या होती है, रेसिस्टिविटी। क्या होती है, रेसिस्टिविटी। अब देखो, अब मैं इसको अगर मैं हम पीछे जो हमने किया था काम, तो वहां पे हम क्या बोलते थे, रेजिस्टेंस हम बोलते थे रो, और यहाँ होता था L/A, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर यहाँ से अगर हमने रो निकालनी हो तो रो किसके बराबर आ गई, R, और ये यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, A/L। ये चीज हम यहाँ यूज करेंगे अभी। तो देखिए बच्चों, अब हम ऐसे बोल सकते हैं, रो की वैल्यू हमारे पास ये थी, हमने पीछे किया था, तो यहाँ पे डाल देते हैं, तो क्या आ गया, रो की वैल्यू डाल दो, कितनी आ गई, RA/L। ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ गया, 1/R, और ये L ऊपर चला जाएगा तो क्या हो गया, L/A। L/A। तो हमारे पास ये वैल्यू किसकी आ गई, कापा की। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों मैंने बोला दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो रेसिस्टिविटी क्या थी, एक यूनिट वॉल्यूम का रेजिस्टेंस। मतलब हम क्या बोल देते थे, मैं ऐसे बोल देता हूं, रेसिस्टिविटी को हम क्या बोल देते थे, इसको आपने ऐसे ही थोड़ा सा स्टार लगा देना यहाँ पे, हम यहाँ बोल देते थे उसको यूनिट वॉल्यूम का रेजिस्टेंस, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्या, कंडक्टेंस। बस ये चीज समझने वाली है, यहाँ पे ये चीज समझने वाली है। अब देखो, अब हमारे पास जो वैल्यू ऊपर से आई है वो कापा की वैल्यू अगर हम लिख लें तो कापा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1/R इंटू L/A। तो बच्चों यहाँ पर 1/R क्या होता है, सभी जानते हैं क्या होता है, अभी हम ऊपर करके आ रहे हैं, कंडक्टेंस। क्या होता है, कंडक्टेंस। तो हमने यहाँ पे इसको सिंपलीफाई कर देते हैं, इट इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू L/A। क्या होता है, दिस इज सेल कांस्टेंट। जो याद रखना है, जब भी हम कोई सेल बनाएंगे तो उसका एक सेल कांस्टेंट आ जाएगा, और ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। जब भी हमें कोई गिवन सेल दिया होता है तो उसकी वैल्यू ये कांस्टेंट होगी। तो दिस फार्मूला इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पे ये फार्मूला हमारा यूज होगा। अब देखो, वहां पे हमें केवल कंडक्टेंस गिवन दिया होता है, या वहां पे हमें दिया होता है रेजिस्टेंस, तो हमने क्या करना है, उसका 1 अपॉन रेजिस्टेंस मतलब ऑपोजिट ले लेना, इनवर्स ले लेना,
और सेल कांस्टेंट हमें गिवन दिया होता है। ऑलमोस्ट ये हमें क्या दिया होता है, गिवन ही होता है। पेपर में जब भी आपको न्यूमेरिकल आएगा तो क्या होगा, ये गिवन होगा बच्चे। अब जो मैं बात करता था यूनिट्स की, इसकी बात कर लेते हैं। इसके यूनिट्स क्या होंगे, देखिए यहाँ लिख देते हैं इसके यूनिट्स। देखो 1/r अभी हम करके आ रहे हैं ऊपर, क्या होते थे, ओम इनवर्स, क्या होते थे, ओम इनवर्स, समझा रही बात। और L/A जो है वो हमारा क्या है, सेल कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे सेंटीमीटर, और इसके क्या होते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा पर सेंटीमीटर। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पे महो बोल सकते हैं, इसको महो बोल सकते हैं, महो पर सेंटीमीटर। या फिर ये बेसिकली हम ओम्स को ये भी बोल देते हैं सीमेंस। तो ये इस नाम से बड़े ज्यादा आपको मिलेंगे, तो सीमेंस पर सेंटीमीटर। तो कोई भी यूनिट्स अगर आपको मिलता है तो वो किसका होगा, कापा का। और बच्चों ये फॉर्मूला आपने बिल्कुल याद रखना है। और कापा को मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या है ये, कंडक्टिविटी, या फिर हम इसको क्या बोल देते थे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पे इसका बच्चों यूज होगा, ठीक है। तो बच्चों अब हमारी 5th डेफिनेशन आई यहाँ पे, क्योंकि कंडक्टिविटी से जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी उसको ठीक करने के लिए अब हमारे पास आई मोलर कंडक्टिविटी, और इसको बोल सकते हैं मोलर कंडक्टेंस। थोड़ा ये टिपिकल है, ध्यान से समझना है आपने इसकी डेफिनेशन को और इस सारे कंसेप्ट को। तो देखो डेफिनेशन क्या है, इट मे बी डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर of all the ions produced by dissolving 1 mole of an electrolyte in सॉल्यूशन। तो अब ये फिक्स कर दिया 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और इससे पहले ये चीज फिक्स नहीं थी। देखिए पहले कंडक्टिविटी में हम क्या करते थे, हमने बोला NaCl की कंडक्टिविटी बताओ, ठीक है। तो आपने बोला कितनी होगी 5, और दूसरे ने बोला 500। रीजन क्या था, आपने जो सोल्यूशन यूज किया उसमें NaCl के 10 मोल थे, उसमें NaCl के कितने थे 10 मोल पड़े थे, और जो उसने यूज किया उसके 2 मोल थे, ठीक है। और हमारी कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या कह रही थी, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सोल्यूशन या 1 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब आपने 1 ml में ज्यादा आयन डाल दिए और उसने कम डाले, ठीक है। तो ये वहां पे इसलिए प्रॉब्लम आई। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए फिर हम क्या लेके आए हैं, मोलर कंडक्टिविटी। तो क्या चीज हुई, इसको ठीक करने के लिए हम क्या लेके आए हैं, मोलर कंडक्टिविटी। तो अब आपने कहा मोलर कंडक्टिविटी बताओ NaCl की, तो आपने करना क्या है, तो उसने कहा पहले उतना वॉल्यूम निकाल ले जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो, इतने वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस है वो ही हमारी क्या होगी यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, डिनोट करते हैं लैम्डा m के साथ, एंड इट इज इक्वल टू कापा इनटू यहाँ पे लेते हैं हम वॉल्यूम, और जो वॉल्यूम होता है विच कंटेन
क्या बोल सकते हैं इसको हम, विच कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे कई बार ये प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर कई बार मोलैरिटी दे के रखी हो और वॉल्यूम ना दिया हो तो फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम ऐसे मान लेते हैं लैम्डा एम, और यहाँ पे है कापा इंटू, इसको हमने वी मान लिया वॉल्यूम को। और अगर मोलैरिटी दे के रखी है तो हम क्या लिखेंगे, एम किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये डेफिनेशन आ गई हमारी किसकी, मोलैरिटी की। और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हम कितने लेने पड़ते हैं हमें, 1 हमने बोला अभी। तो m किसके बराबर आ गया, 1 अपॉन वी, 1 अपॉन वी। और अगर हमने यहाँ से v निकालना है तो v यहाँ ले लिया हमने, और इसको ले रहे हैं हम इन लीटर, तो ये आ गया 1 अपॉन एम, 1 अपॉन एम। और अगर इसको हम यहाँ पे निकाल लें सेंटीमीटर क्यूब में, तो v इन सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे आ गया 1 अपॉन एम इंटू क्या आ जाएगा यहाँ से 1000, क्या आ जाएगा 1000। तो ये हमारे पास अब वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, कापा 1000 अपॉन एम, एम में क्या है यहाँ पे मोलैरिटी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आपको कोई और कंफ्यूजन रहती है तो इस फार्मूला को तो आपने रट ही लेना है, क्योंकि इसी के ऊपर हमारे जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो बच्चों अब हम डेफिनेशन करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस। डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी, the conducting power of all the ions produced by dissolving 1 mole of an electrolyte in solution। ध्यान देना बच्चों, it is defined as the conducting power of all the ions produced by dissolving, ये मेन चीज है, 1 mole of an electrolyte in solution। अब जब हमें कोई बोल रहा था पहले कि कंडक्टिविटी बताइए किसी की, तो हम कंफ्यूज थे। जैसे हमने बोला NaCl की कंडक्टिविटी बताओ, तो आपने बोला 50, दूसरे ने बोला 500। तो रीजन क्या था, आपने जो सॉल्यूशन यूज किया उसमें NaCl के 10 मोल पड़े थे, और जो उसने यूज किया उसमें 2 मोल पड़े थे। सो इसलिए अब देखिए कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या कह रही है, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपने 1 ml में ज्यादा आयंस डाल दिए और उसने कम आयंस डाले, तो इसलिए वो सारा चेंज हो गया। अब देखो बच्चों, इस चीज को फिक्स करने के लिए अब हम लेके आए मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम लैम्डा एम के साथ डिनोट करते हैं। सो अब आपने कहा, मान लीजिए कि भाई मोलर कंडक्टिविटी बताओ, अब बात कर रहे हैं हम मोलर कंडक्टिविटी बताओ NaCl की। तो उसने क्या कहा कि पहले उतना वॉल्यूम निकाल ले जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो। ठीक है, उतना वॉल्यूम निकाल ले जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो। इतने वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस है वो उसका क्या कहलाएगा, मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, तो
तो अब आप समझ गए होंगे। तो हम इसको डिनोट किससे करते हैं, हमने बोला लैम्डा m के साथ, और इट इज इक्वल टू कापा इंटू वॉल्यूम। यहाँ पे हम वॉल्यूम क्या ले रहे हैं, विच कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये चीज हम बोल रहे थे। अब बच्चों मान लीजिए अब आपको वहां पे वॉल्यूम नहीं दे रखा है और आपको वहां पे दे रखी है मोलैरिटी, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू वी ले लिया हमने वॉल्यूम। अब हम बात कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि हमें क्या दी हुई है, मोलैरिटी। तो बच्चों मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन वी वॉल्यूम इन किसमें होगा, लीटर, डेफिनेशन होगी। और n की वैल्यू हमने क्या बोली है, 1 मोल 1 होगी। तो m क्या आ गया यहाँ पे, 1 अपॉन v इन लीटर। v की वैल्यू क्या आ गई, v इन लीटर, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन m। बात समझ रहे हैं आप। और इसको अगर हमने सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर दिया, ml में चेंज कर दिया, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई m। क्लियर हो रही है बात आपको। तो अब हम यहाँ पे इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर लैम्डा m इट इज इक्वल टू क्या आ गया, कापा इंटू 1000। मेरा पेन जो है वो खत्म हो गया है, अभी मैं दूसरा पेन यूज करता हूँ। हाँ जी, 1000 और अपॉन कितना आ गया यहाँ पे m। तो ये हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। अब अगर हमने इसके लिखने हो यूनिट्स, तो यूनिट्स भी हम साथ ही लिख सकते हैं। कापा के अभी हम पीछे लिख के आ रहे हैं, क्या होते हैं, सीमेंस पर सेंटीमीटर। और मोलैरिटी के क्या होंगे, मोल डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर ये ऊपर आता है, ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर आता है, तो यहाँ से कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि 3 थे ऊपर आके, और साथ में मोल ऊपर आया तो क्या हो गया, पर मोल हो गया, पर मोल हो गया। तो दीज आर द यूनिट्स मोलर कंडक्टिविटी के, ये क्या हो गए यहाँ पे यूनिट्स। तो कई बार ना एग्जामिनर पेपर में सीधा ही 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस, ठीक है जी। चलिए अब हम अगला टॉपिक लेते हैं इसके साथ ही। देखिए अब किसी और पंगेबाज ने पंगा डाल दिया, क्या, उसने बोला कि मोलर कंडक्टेंस तो हो गया, आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बताइए। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो ये डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा चेंज है। अब आपको नाम से क्लियर हो रहा है इक्विवेलेंट। तो चलो पहले डेफिनेशन हम इसके लिख लेते हैं। ये डेफिनेशन क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द, सेम ही डेफिनेशन है, कंडक्टिंग पावर ऑफ all the ions produced by dissolving। अब ये चेंज है सिर्फ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। तो देखो क्या था ये चेंज, वहां 1 मोल था, यहाँ पे क्या है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। ऑलमोस्ट सेम है और इक्विवेलेंट है, तो इसको हम करेंगे लैम्डा ई के साथ, एंड इट इज इक्वल टू अगेन कापा इंटू वी। और वी जो हम बार बार बोल रहे थे, क्या बोलेंगे यहाँ पे, विच कंटेन, अब यहाँ पे क्या है 1 ग्राम इक्विवेलेंट
ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, समझ रहे हैं बात, वहां पे था 1 मोल। ठीक है, अब देखिए फिर से वही बात, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर हमें वॉल्यूम ना दिया हो तो क्या दिया होगा, तो बच्चों ये जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है इसका रिलेशन किसके साथ होता है, नॉर्मेलिटी के साथ। तो नॉर्मेलिटी क्या होती थी हमारी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और डिजॉल्व करते थे वॉल्यूम इन लीटर, ये, और फिर से यहाँ पे एन की वैल्यू बानी होगी, तो नॉर्मेलिटी इट इज इक्वल टू 1/v, v इन लीटर। तो हमने निकालना है v इन लीटर, तो इट इज इक्वल टू 1/n, जैसे हम पहले कर रहे थे। और अगर इसको हम निकालना चाहते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई n, 1000 डिवाइडेड बाई n, ये आ गया हमारे पास। सो नाउ दिस वैल्यू बिकम्स लैम्डा ई, इट इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे n। तो ये फार्मूला आपने नोट डाउन रखना है, क्योंकि ये आगे हमारे काम आएगा जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो अब इसकी फिर से हम बात कर लेते हैं यूनिट्स की। तो यूनिट्स कापा के सबको पता ही है क्या होते हैं, सीमेंस पर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई, नीचे क्या जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। फिर से वही, तो ये ऊपर जाएगा सीमेंस क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया पर इक्विवेलेंट। दीज आर द यूनिट्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो ये हमें फिर से 1 नंबर के क्वेश्चन में, जैसे मैं अभी बता रहा था आपको, ये हमें आ सकते हैं पेपर में, तो आपने इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है। चलिए अब हम कुछ प्रॉब्लम्स ले रहे हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। फॉर 0.0 n NaCl सॉल्यूशन है, यहाँ पे NaCl सॉल्यूशन, और रेजिस्टेंस है यहाँ पे 200 ओम एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमें बोला है इफ सेल कांस्टेंट इज यूनिटी है। सो बोला है क्या कि कैलकुलेट लैम्डा ई, कैलकुलेट करना है। तो देखिए फॉर्मूला लिख लेते हैं सीधे, पहले अभी करके आए हम। लैम्डा ई किसके बराबर होता है, कापा इंटू क्या होता था 1000 और डिवाइडेड बाई एन। ई इक्विवेलेंट है तो नॉर्मेलिटी की हम बात कर रहे हैं, नॉर्मेलिटी हमें ऊपर गिवन भी है, लेकिन कापा की वैल्यू हमें कहीं गिवन नहीं है। तो कापा को देखो हम ऐसे कैलकुलेट करते थे, अलग से किया था हमने, हम बोलते थे क्या, कंडक्टेंस इनटू किसके बराबर होता है ये, सेल कांस्टेंट। तो कंडक्टेंस जो है वो गिवन नहीं है, लेकिन हमें रेजिस्टेंस गिवन है, तो कंडक्टेंस को हम क्या लिख देते हैं 1/r, है ना, रेसिप्रोकल होता है इसका। और इनटू हमें सेल कांस्टेंट की वैल्यू दी है 1, यूनिटी, इट इज इक्वल टू 1/r। तो r की वैल्यू भी हमें गिवन है यहाँ पे, इट इज 200। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो कापा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/200, यहाँ पे आ गया इंटू 1000, और नॉर्मलिटी हमें गिवन है यहाँ पे 0.01। ठीक है बच्चों, तो ये ऊपर जाएगा तो 100 बन जाएगा, इसे ये कट जाएगा, और यहाँ से काट के ये क्या आ गया 500, और इसके यूनिट्स होते हैं सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। तो दिस इज द आंसर। तो ये हमारा आ गया यहाँ पे आंसर। चलिए एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं यहाँ पे हम। देखो, फॉर ए डेसिनॉर्मल सॉल्यूशन resistance of electrolyte is
3.2 ohm if distance between electrolyte is 1.8 centimeter and area of electrode is 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, कैलकुलेट क्या करना है, 3 चीजें हैं। पहला कैलकुलेट करना है सेल कांस्टेंट, नंबर 2 है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, एंड नंबर 3 है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। चलिए अब हम 1 बाय 1 सबका निकाल लेते हैं। यहाँ पे नंबर 1 पहला है, हमने क्या निकालना है, सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट सबको पता है, मैंने पीछे बताया भी था, क्या होता है L/A, लेंथ, और ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। गिवन है हमें दिए हुआ, क्या है 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है जी, और वो दिया है 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है, कट जाएगा ये 3 से, तो आ गया 1/3 पर सेंटीमीटर, एंड इट इज इक्वल टू 0.33 पर सेंटीमीटर। बहुत इजी था, सीधा ही पूछ लिया था। सेकंड, नंबर 2 है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सभी जानते हैं कापा क्या होती है, ये किसके बराबर होता है, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ठीक है जी, तो कंडक्टेंस तो नहीं दिया है, पर हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे, तो कंडक्टेंस क्या होता है फिर, इट इज इक्वल टू 1/R, और सेल कांस्टेंट अभी हम कैलकुलेट करके आ रहे हैं 1/3। R की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे ये है 3.2, तो यहाँ पे आ गई 1/3.2 इंटू 1/3, और ये आ गई, ये कैलकुलेट करके आ गई 9.6 सीमेंस पर सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब हम आते हैं अपने तीसरे पार्ट की तरफ। पूछा क्या है हमारे से, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो लैम्डा ई निकालना है हमने। इसका फॉर्मूला हमें आता है कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मलिटी। तो देखो बच्चों, कापा अभी हम निकाल के आए हैं ये, तो क्या आ गया 1/9.6 इंटू 1000 आ गया, और नॉर्मलिटी देखो, ये चीज आपको पीछे भी बताई थी मैंने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, डेसी नॉर्मल होती है n/10। क्या होती है, n/10, और अगर इसको हम वैसे लिखते हैं डेसिमल्स में, तो क्या आएगी 0.1। सो इट इज अप्रोक्सीमेटली, कैलकुलेट आप कर लेना, 1041.66 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ये वैल्यू आएगी। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।